व्हाट्सअप एवरीबॉडी। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि मनी क्या होता है। हमने मनी के टर्म्स पढ़े थे। हमने देखा था कि कैसे कैसे जो मनी जो है वो कंट्रोल होती है। आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज़ अलग अलग लेवल पे चेंज होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती क्या हैं, बैंक्स कैसे कंट्रोल करता है मनी को। ठीक है, वो चीज़ें देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। तो पहले हम देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती क्या हैं। तो दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं जो कि आरबीआई द्वारा यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा जो होती हैं वो फ्रेम होती हैं। ठीक है, वो पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक बनाता है उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़। ठीक है, तो तो दूसरी पॉलिसी जो होती हैं, जैसे गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल पॉलिसीज़। ठीक है, फिजिकल पॉलिसीज़। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़िए। मॉनेटरी पॉलिसीज आर मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स। मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि दो टूल्स होते हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स में। दो टूल्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जहाँ पे हम लोग डील करते हैं डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल और किसी फर्म की डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल कंट्री की हम लोग स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम लोग जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सब चीज़ें जो होती हैं स्टडी करते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज यहीं पे देखिए आप आरबीआई द्वारा बनाई गई होती हैं। ठीक है, मैनेज करने के लिए किसको मनी सप्लाई को। ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है इंटरेस्ट रेट अक्रॉस द इकोनॉमी। वहीं पे फिजिकल पॉलिसी जो होती हैं वो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई होती हैं। किसके लिए? टैक्सेशन के लिए या सब्सिडीज़ के लिए। अब जो टैक्स स्लैब्स जो कि गवर्नमेंट बनाती है, कितना टैक्स देना पड़ता है किस इनकम पे, और या सब्सिडीज़ कैसे कैसे देनी पड़ती हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं और वो उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसीज़। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि कैसे वो हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो मेंटेन करती है प्राइस स्टेबिलिटी को। कैसे करती है वो आगे हम देखेंगे। कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को, पहले ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए ऊपर ऊपर से। दूसरा करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कि आने वाली जनरेशन के लिए भी पैसा बचे रहे, उस चीज़ को भी ये कंट्रोल करती है। दूसरी तीसरी चीज़ है, ये प्रमोट करती है जॉब क्रिएशंस को। ठीक है, अक्रॉस वेरियस सेक्टर। और लास्ट में ये हेल्प करती है सोशल एंड फाइनेंशियल जस्टिस, यानी कि कैसे कैसे पैसे जो हैं वो अलग अलग लेवल की, यानी कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास में कैसे कैसे वो जस्टिफाई करेगा पैसा, उसको भी कंट्रोल कर देती है। अब आगे हम लोग देखते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व जो होता है दोस्तों, ये होता है जैसे ही, इसका मतलब ये होता है, ये कर्व होता है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में। ठीक है, और ये कर्व कुछ ऐसा रहेगा आपके पास, ऐसा कुछ कर्व रहेगा जहाँ पे यहाँ पे होगी इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे रहेगी आपकी इन्फ्लेशन। तो दोस्तों ये कर्व कुछ ऐसा टाइप का होगा, ऐसा डिक्रीजिंग टाइप का। ठीक है, तो ये ऐसे टेंड करेगा, पूरा जीरो की तरफ नहीं है, ये टेंड करता रहेगा। तो आप देखिए, जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर, जैसे ही इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है, एक्स एक्सिस हमारा इन्फ्लेशन है, तो जैसे ही इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये होता कैसे है, ये चीज़ें हम देखते हैं। अब होता क्या दोस्तों कि आपको मालूम होगा कि अगर इन्फ्लेशन क्या होती है, पहले इन्फ्लेशन समझाता हूँ। इन्फ्लेशन होती है महंगाई। ठीक है, इन्फ्लेशन होती है कैसे, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज कर जाए, प्राइस वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाए, तब उस चीज़ में क्या होती है, इन्फ्लेशन हो जाती है। तो अब इन्फ्लेशन, जब भी इन्फ्लेशन होगी, लेट्स सपोज कोई दुकानदार है। ठीक है, दुकानदार है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, उसका मतलब क्या हो गया, महंगाई इंक्रीज होगी। अब महंगाई इंक्रीज होने से दोस्तों क्या हुआ कि जो खरीदार जो है, ठीक है, खरीदार जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि कोई मिठाई वाला है तो वो मिठाई बेच रहा है, तो मिठाई जैसे जैसे बेचेगा महंगाई बढ़ती गई, यानी कि दाम बढ़ता गया उस मिठाई का। अब जैसे ही दाम बढ़ेगा तो दुकानदार चाहेगा कि मैं और ज़्यादा क्या करूँ, बंदे हायर करूँ ताकि मिठाई और बनाऊँ, क्योंकि उसका प्राइस वैल्यू बढ़ रहा है ना, उसको प्रॉफिट चाहिए। तो वो और मिठाई बनाएगा। अब और मिठाई बनाने के लिए क्या होगा, उसको ज़्यादा बंदों की ज़रूरत होगी। ज़्यादा बंदों की ज़रूरत होगी तो क्या उससे, उसके लिए वो क्या करेगा, हायर करेगा। ठीक है, हायर करेगा, हायर यानी कि उसको जो लोग होंगे वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे।
इसलिए जो इन्फ्लेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि इन्फ्लेशन जैसे बढ़ी, महंगाई बढ़ी, दाम बढ़ा, दाम बढ़ने से क्या हुआ, उसने हायर किए, यानी कि पीपल क्या हुए, एम्प्लॉयड हुए, उसकी वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, डिक्रीज कर गई। ठीक है, अब तो उसी को कहते हैं फिलिप्स कर्व, यानी कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होगा वो डिक्रीज करता जाएगा। अब पॉलिसी बैलेंस जो सेंट्रल बैंक करती है, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रखती है। ठीक है, अब ऐसा भी ना हो कि अनएम्प्लॉयमेंट को डिक्रीज करने के लिए हम लोग महंगाई ही बढ़ा दें, तो वो कैटर ना कर पाएगी, कि बैलेंस नहीं कर पाएगी इकोनॉमी को। ठीक है, क्योंकि लोग चाहते नहीं है कि महंगाई बढ़े। आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करनी है तो महंगाई को नहीं बढ़ा सकते हम लोग। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रल बैंक क्या करती है, इन दोनों को बैलेंस करके चलती है कि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा ना रहे और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी ज़्यादा ना रहे। तो उसको बैलेंस कैसे करती है वो, अलग अलग पॉलिसीज़ या अलग अलग, हम आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे वो CRR SLR ये सब रेट वगैरह को मेंटेन करके चलती है। तो ये हम देखेंगे आगे। तो यही, तो आगे हम देखते हैं रिजर्व रेशियोज़ क्या होती हैं। तो दोस्तों दो रिजर्व रेशियो हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे CRR, दूसरा पढ़ेंगे SLR। CRR क्या होता है दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं इसको। जो कमर्शियल बैंक जब भी कुछ पोर्शन अपना रखेगा किसमें, सेंट्रल बैंक में। ठीक है, कुछ पोर्शन जो कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल बैंक में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये ज़रूरी है, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो होगा वो कंट्रोल करेगा इकोनॉमी को कैसे, बाय दी हेल्प ऑफ दीज रिजर्व रेशियोज। वो कैसे करेगा मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले CRR देखेंगे। CRR का मतलब ये होगा कि कमर्शियल बैंक कुछ पोर्शन अपना मनी का किसमें रखेगा, सेंट्रल बैंक में रखेगा। तो ये दी फर्स्ट टाइम किसने सजेस्ट की थी, इकोनॉमिस्ट थे JM कैनी, उन्होंने सजेस्ट की थी, JM केन्स। तो फॉर्मलाइज हुई थी ये RBI एक्ट 1934 के द्वारा। ठीक है, अब ये होता कैसे है, कंट्रोल कैसे करता है सेंट्रल बैंक। अब देखिए, कमर्शियल बैंक को कुछ पोर्शन जो होगा वो रखना ही पड़ेगा अपना उसमें, सेंट्रल बैंक में। अब होगा ये, आप डिपॉजिट करते हो मनी अपना बैंक में, बाय चांस बैंक रन जैसी सिचुएशन आ जाए, बैंक रन यानी कि कुछ फ्रॉड वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि सेंट्रल बैंक कुछ देर के लिए पैसा जो होगा अपना कमर्शियल बैंक को दे पाएगा, कि आप जो लोगों को पैसा देने के लिए, जो आपने हमारे पास पैसा डिपॉजिट किया हुआ था, आप बैंक करंट सिचुएशन में आप उनको दे दो वापस, ताकि लोग पैनिक ना करें। ठीक है, इकोनॉमी जो है कोलैप्स ना करे। इसलिए जो होता है कमर्शियल बैंक को ज़रूरी ही रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक में कुछ पोर्शन अपना मनी का, ताकि सेंट्रल बैंक क्या करे, उस ऐसी सिचुएशन को, जब बैंक रन जैसी सिचुएशन आ जाएगी इकोनॉमी में, तो उस चीज़ को कंट्रोल कर पाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगली देखते हैं SLR। यहाँ पे क्या कर, CRR में क्या डिपॉजिट हो रहा था, मनी डिपॉजिट हो रहा था सेंट्रल बैंक में। SLR में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, पहले तो हम देखेंगे लिक्विडिटी होती क्या है। तो लिक्विडिटी टर्म जो होती है इसमें ये होती है, यानी कि कैसे इजीली आपका जो एसेट जो है वो कन्वर्ट हो जाए, मनी जो है वो कन्वर्ट हो जाए एसेट में। जितना जल्द आसानी से मनी आपका एसेट में कंट्रोल होएगा उसको बोलेंगे हम हाईली लिक्विडिटी। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होती है वो होती है जब बैंक को अपना कुछ लिक्विड एसेट यानी कि कुछ कैश हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी जो कि इजीली लिक्विड में कंट्रोल हो जाए, यानी कि इजीली कन्वर्ट हो जाए एसेट में, या ट्रेजरी बिल होगी। ये सब चीज़ें जब मतलब मैंडेट होती है कमर्शियल बैंक को रखने में, किसको, सेंट्रल बैंक में रखना हो, तो SLR भी क्यों होता है, इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए होता है, ताकि बैंक करंट जैसी सिचुएशन आ जाए, कुछ ऐसे हो जाए, तो SLR मतलब बाय द हेल्प ऑफ दिस SLR, तो जो लोगों को है उनको अपना पैसा अपना मिल पाए कुछ देर के लिए। तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के द्वारा। ठीक है, बैंक्स कैन अर्न रिटर्न्स ऑन दीज एसेट्स। ठीक है, बैंक्स रिटर्न्स पा सकते हैं, क्योंकि आप बैंक्स जो होते हैं कमर्शियल बैंक करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो RBI क्या देता है उनको, उसके ज़रिए उनको कुछ इंटरेस्ट भी देगा इसके ज़रिए, यहाँ पे नहीं देगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि यहाँ पे कोई भी उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो होगा वो मिलेगा नहीं। यहीं पे जो इंटरेस्ट होगा वो बैंकों को मिलेगा, यानी कमर्शियल बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट पा सकते हैं उस अपने उस पे एसेट पे, यहाँ पे नहीं पा सकते। ये तो मैंडेट होता ही है, दोनों मैंडेट होते हैं, लेकिन ये मैंडेट ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एसेट जो होगा, मतलब जो इंटरेस्ट जो होगा यहाँ पे मिलेगा बैंक्स को।
वहाँ पे नहीं मिलेगा सीआरआर में। तो हमने देखा सीआरआर एसएलआर। अब देखेंगे कि पॉलिसीज रेट्स क्या होते हैं और ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। तो दो टाइप के हम यहाँ पे रेट देखेंगे। एक देखेंगे रेपो रेट, दूसरा देखेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो पहले बात करते हैं रेपो रेट क्या होता है। तो दोस्तों रेपो रेट वो होता है जब जो कमर्शियल बैंक्स जो हों, कम शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो बोरो करें मनी किससे, आरबीआई से। ठीक है, आरबीआई से जब भी शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं मनी, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ठीक है, अब आरबीआई जो होगा वो बैंक्स को मनी देगा, कमर्शियल बैंक्स को, तो उसके जरिए क्या करना पड़ेगा, बैंक्स को उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, आप आगे देखते हैं। बस टर्म आप याद रखिए, जब भी कमर्शियल बैंक को पैसा जो है वो ले किससे, अपने सेंट्रल बैंक से, तो उस केस में हम बोलते हैं रेपो रेट। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक को वापस क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये चीज़ आप नोट करिए। तो रिवर्स रेपो रेट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जब भी कमर्शियल बैंक को क्या करना, पैसा किसको दे, सेंट्रल बैंक को दे, और वापस बदले में क्या ले, यहाँ पे क्या देगी इनको, मनी देगी और बदले में लेगी इंटरेस्ट। ठीक है, द रेट दैट आरबीआई पेज टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो कि आरबीआई पे करती है, इस केस में इंटरेस्ट रेट कौन पे करता है, सेंट्रल बैंक पे करता है टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है, उस केस में हम उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। और रेपो रेट में क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट किसको वो में देना पड़ेगा, यहाँ पे कमर्शियल बैंक को देना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए कि सपोज करिए मार्केट में सिचुएशन है कि कैश बहुत ज़्यादा हो गया है। कैश यानी कि कैश क्यों होगा लोगों के पास, कैश तब होगा जब बैंक्स क्या करें, अपना लोन जो है वो सस्ता कर दें। यानी लोन सस्ता करने का मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट रेट कम कर दें। बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले पाएंगे। अब लोग ज़्यादा पैसा लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, जो ज़्यादा खर्च होगा, यानी कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाएगा। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो होगी वो बढ़ जाएगी। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आरबीआई क्या करेगा, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि अपना जो मतलब जो पैसा कमर्शियल बैंक से जो लेगा देगा जो उनको, तो उसका इंटरेस्ट रेट जो क्या कर देगा, अपना ज़्यादा कर देगा। तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो बैंकों को भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करना पड़ेगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा कि मतलब इकोनॉमी में जो पैसा बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो भी कंट्रोल कर पाएगी। ठीक है, तो रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या होता है, इन्फ्लेशन भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यही चीज़ लिखी हुई है इन्फ्लेशन फाइट करने के लिए, इन्फ्लेशन को। तो इंक्रीजिंग सी आर एल एस एल आर से भी क्या करते हैं, यहाँ पे भी आरबीआई को क्या करना पड़ता था, वो देना पड़ता था, अपना इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो वहाँ पे वो चीज़ कर लेगी। ठीक है, क्योंकि बैंक क्या कर रहे थे, वहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर रहे थे ना, सीआरआर में नहीं, एसएलआर में इंटरेस्ट मिलता था। तो एसएलआर में क्या करना पड़ता था, मतलब उनको इंटरेस्ट मिलता था वहाँ पे, वहीं पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा था, अगर वो इंटरेस्ट रेट बैंक क्या करते, हाँ, इंक्रीज कर दे अगर सी आर और एस आर को, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, पैसा कम अपना उनको मिलेगा। तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो होगी वो कंट्रोल होगी, क्योंकि अपना बैंकों को भी फर्दर अपना जो है इंटरेस्ट रेट वो क्या करना पड़ेगा, बैंकों को भी अपना इंटरेस्ट रेट क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो लोग लोन कम लेंगे तो पैसा कम हो जाएगा इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो होगी वो कंट्रोल हो पाएगी। अगली टर्म देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन वो होता है जहाँ पे आरबीआई क्या करती है, बाई करती है या सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। कहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट में। अब ये सेकेंडरी मार्केट क्या है, हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, बस आप ये नोट करिए, जहाँ पे आरबीआई क्या करे, बाइंग या सेलिंग करे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, कहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट में, उसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो अगली चीज़ देखते हैं हम लोग, बैंकिंग मैट्रिक्स। कौन कौन से बैंकिंग मैट्रिक्स होते हैं, एक तो हम पहले देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उसका हम देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन दोस्तों वो होता है जो कि मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट अर्नड ऑन लोन। जब लोन जब ले देते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी बैंक लेते हैं ना, तो बैंक जब उसका इंटरेस्ट लेंगे, दूसरा कब, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, जब वो खुद इंटरेस्ट देंगे डिपॉजिट किस में, कहाँ पे करेंगे वो डिपॉजिट, जब वो
डिपॉजिट करेंगे अपना सेंट्रल बैंक्स में, ठीक है, जब सेंट्रल बैंक्स में डिपॉजिट करेंगे तब उनको भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस के बीच में जो डिफरेंस जो आता है उसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ठीक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन्स माइनस द इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है। जब वो डिपॉजिट करते हैं तो उनको भी तो इंटरेस्ट पे होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उसके अलावा हम देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने पहले भी देख लिया था कि जब भी आरबीआई बाइंग एंड सेलिंग करे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो, कहाँ पे है? सेकेंडरी मार्केट में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दोस्तों फर्दर एक चीज़ देखते हैं, लिक्विडिटी ओवरहैंग। तो लिक्विडिटी ओवरहैंग एक इकोनॉमिक कंडीशन होती है जहाँ पे मनी जो होता है सब ड्रामेटिकली क्या करता है, एक्सीड कर जाए लोन डिमांड में। यानी कि लोन की डिमांड है ही नहीं, फिर भी जो मनी है इकोनॉमी में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ओवरहैंग, ठीक है। इसकी की वजह से क्या हो जाएगा? एक एसेट बबल हो जाएगा। एसेट बबल यानी कि सबके पास एसेट हो जाएगी, सबके पास एसेट हो जाएगी, यानी कि मनी सबके पास है, तो सब लोग क्या करेंगे? एसेट खरीद लेंगे। एसेट खरीदेंगे यानी कि ज़मीनें खरीदेंगे या गोल्ड खरीदेंगे या कुछ भी एसेट हो गया, हाउस लोन, हाउस वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तो एसेट अपनी वो बढ़ाते जाएंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं लिक्विडिटी ओवरहैंग, यानी कि मार्केट में क्या कर जाए, डिमांड है ही नहीं लोन की, फिर भी पैसा जो है घूमे जा रहा, घूमे जा रहा, घूमे जा रहा, उस चीज़ को बोलेंगे लिक्विडिटी ओवरहैंग। तो अगली टर्म हम देखेंगे कि मनी की डिमांड को कैसे कैसे कंट्रोल कर, मतलब कैसे कैसे मनी की जो डिमांड है वो होती है मार्केट में, तो मनी कैसे कैसे मतलब यूज़ हो सकता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बाय दी थ्योरी जो कि जिसका नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है। दी किसने थी? ये जेम्स कैनी, वही जो इकोनॉमिक्स थे। तो इन्होंने बताया कि जो मनी जो है वो 3 मोटिव से यूज़ हो सकता है। पहला मोटिव है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव यानी कि मनी हेल्ड फॉर डेली परचेज, डेली परचेज या डेली बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जो पैसा यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा मोटिव है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी नाम से ही पता लगता है कि जब कोई प्रिकॉशन जैसी सिचुएशन आ जाए, प्रिकॉशन यानी कि जब इमरजेंसी, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी हो, तो तब पैसा कैसे यूज़ होगा, ठीक है, पैसा तब यूज़ होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रिकॉशनरी मोटिव। तीसरा मोटिव है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव यानी कि अब स्पेकुलेटिव का मतलब यही हो गया कि हम लोग फ्यूचर के रिलेटेड कैसे कैसे पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। तो टू कैपिटलाइज ऑन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो टोटल मनी डिमांड जो कि होगी तो वो होगी इन तीनों का सम। तो ट्रांजैक्शन डिमांड, नहीं इन दोनों का सम, ट्रांजैक्शन और प्लस स्पेकुलेटिव। ट्रांजैक्शन प्लस स्पेकुलेटिव को ही हम लोग बोलेंगे टोटल मनी डिमांड। ट्रांजैक्शन डिमांड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जीडीपी के। कैसे? जीडीपी इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे जीडीपी इंक्रीज कर रही है, जो खरीदारी जो होगी वो भी इंक्रीज करती जाएगी। मतलब लोग ज़्यादा खरीदेंगे ना, जब जैसे जैसे गुड्स और सर्विस, जीडीपी कंट्री की कैसे बढ़ेगी? जब हम खरीदारी करेंगे, जैसे ही खरीदारी करेंगे उससे बड़े, उससे ज़्यादा क्या होगा? जीडीपी हमारा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड, और स्पेकुलेटिव डिमांड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? किसके? इंटरेस्ट रेट के। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। तो अगली टर्म देखते हैं लिक्विडिटी इंजेक्शन। आप वर्ड से समझ सकते हैं, जब कुछ भी इंजेक्ट किया जाए इकोनॉमी में, यानी कि कंट्री में कुछ भी चीज़ इंजेक्ट की जाए उसको बोलेंगे हम इंजेक्शन। अब इंजेक्शन किसका हो रहा है? लिक्विडिटी का, ठीक है। लिक्विडिटी यानी कि पैसे का ही, एसेट का ही, जो कि इजीली कन्वर्ट हो रहा है पैसा एसेट में, उसका इंजेक्शन। तो आरबीआई इंजेक्ट करती है लिक्विडिटी टू इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम में कैसे वो करती है लिक्विडिटी? तो बाई परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स फ्रॉम द बैंक्स। बैंकों से लेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल। तो जब बैंकों से लेगी तो बदले में क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट किस फॉर्म में होगा? पैसे के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। अब यानी कि यहाँ से क्या ली? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली, और यहाँ से दिया क्या वापस? इंटरेस्ट दिया इन दी फॉर्म ऑफ मनी। तो उससे उससे क्या हो गया? जैसे उनको बैंकों को पैसा मिला, सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स को पैसा मिला, तो कमर्शियल बैंक्स ने फर्दर किसको दिया? पीपल को, लोगों को, ठीक है, लोगों को पैसा दिया। लोगों को पैसा देने की वजह से क्या हो गया? यानी कि कैसे पैसा दिया होगा? उन्होंने इंटरेस्ट लिए होंगे। अब उनके पास पैसा ज़्यादा है कमर्शियल बैंक के पास, उसकी वजह से क्या हो गया? अपने इंटरेस्ट रेट जो है उन्होंने कम कर दिए। इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, लोग चीप लोन बाय कर सकते हैं। चीप लोन बाय करेंगे, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? चीप लोन बाय करेंगे, पैसा इकोनॉमी में आ जाएगा। अभी ये कैसी सिचुएशन को काउंटर करता है? इस चीज़ को बोलते हैं अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन में क्या हो रहा था कि हम लोग पैसा जो था वो बढ़ते जा रहा था इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी में जब पैसा बढ़ रहा था तो उस केस में आरबीआई क्या कर रही थी, तीन चीज़ें कर रही थी। अपना सीआरआर एसएलआर जो था उसको बढ़ा रही थी, दूसरा कर रही थी अपने रेपो रेट वगैरह को बढ़ा रही थी, ठीक है वो। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम नहीं गए थे, तो ये दो चीज़ों में गए थे। तो सीआरआर बढ़ाया, दूसरा एसएलआर बढ़ा दिया, तो तीसरा क्या करती है उन्होंने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया। ये तीन चीज़ें की। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन से वो क्या कर सकती है, आरबीआई कर सकती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो अपनी बे मतलब खरीद के कमर्शियल बैंक से वहाँ पे क्या कर सकती है, इकोनॉमी को पैसा इंजेक्ट कर सकती है। आप पैसा इंजेक्ट करेगी तो उस सिचुएशन को बोलेंगे डिफ्लेशन। किसको काउंटर करने के लिए किसको करेगी, डिफ्लेशन को, यानी कि अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। जब डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन को काउंटर करना है, ठीक है, डिफ्लेशन को कम करना है, तो उस केस में आरबीआई क्या करती है, पैसा इंजेक्ट करती है। डिफ्लेशन मतलब अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। आप कैसे अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि पैसा मार्केट में क्या है, कम है। मार्केट में पैसा जब कम होगा तो आरबीआई इंजेक्ट करेगी पैसा बाय द हेल्प ऑफ जो अभी मैंने प्रोसेस बताया। तो आगे हम देखते हैं बैंक लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज यानी कि अब दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास एसेट, दूसरी होती है लाइबिलिटी। तो एसेट यानी कि दोस्तों जब बैंकों के लिए एसेट क्या हो गया, बैंकों के लिए एसेट तब हो गया कि जब लोग क्या करें वहाँ पे पैसा जो है अपना, मतलब बैंक जो है अपना पैसा जो लोन के तौर पे दे बैंकों को। बैंक अपने पैसा जब लोन के तौर पे देगी, वो बदले में क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। तो उस केस में हम उसको बोलेंगे एसेट ऑफ बैंक्स। वहीं पे लाइबिलिटी कब बनती है बैंक्स की, जब हम लोग क्या करें, जब आम बंदे जो हैं वो बैंकों में जाके पैसा डिपॉजिट करें। जब बैंकों में डिपॉजिट करेंगे, बैंकों के पास एक लाइबिलिटी है ना कुछ, यानी कि कुछ लाइबिलिटी होगी लोगों की। बदले में बैंकों का क्या देना पड़ेगा, उस केस में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस केस में हम उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। तो बैंक की लाइबिलिटीज दोस्तों दो प्रकार की होगी, यानी कि हम भी जो बैंकों में पैसा डिपॉजिट करेंगे वो दो दो प्रकार में होगा। एक होगा टाइम की फॉर्म में और दूसरा होगा डिमांड की फॉर्म में। तो टाइम लाइबिलिटी जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा था, इसको हम बोलेंगे फिक्स डिपॉजिट। टाइम लाइबिलिटी में आता है फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, सेम ही हो गया ये, फिक्स डिपॉजिट स्लैश रिकरिंग डिपॉजिट आप ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट वो हो गया, आप जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है टाइम लाइबिलिटी, तो यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम तक हम लोग अपना पैसा छेड़ेंगे नहीं। अब वहाँ पे क्या करेंगे, ये आप खुद थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम जब दे दिया गया, टाइम दे दिया गया, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट जो होगा इंक्री हाई होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम तक आप लोग पैसा जो है अपना किस वो यहाँ पे बैंकों के पास रहेगा, आप लोग जाके वो ले नहीं सकते। आपको 2 साल का या टर्म होगा या 3 साल का टर्म होता है कईयों में, तो 2 साल के टर्म के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना पैसा 2 साल के लिए नहीं ले सकते। सिमिलरली किसी एक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लोग अपना पैसा जो है वो बैंक में जाके नहीं लेंगे। उसकी मतलब उसमें क्या हो सकता है, आपको पेनल्टी पड़ जाएगी उस केस में, अगर आपको लेना पड़े। तो उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट। यहाँ पे लॉक्ड रहता है किसी पीरियड तक, ठीक है। तो इस अब देखिए दोस्तों, जो पैसा जो बैंकों के पास होता है ना, बैंकों के पास जो हमारा पैसा होता है, वो बैंक क्या करते हैं, फर्दर इसी पैसे को घुमाते हैं कैसे, लोन देने में। जो हमारा पैसा ही जाता है बैंकों में, वही लोन की तरीके में यूज़ होता है। तो जब पर्टिकुलर पीरियड तक वो पैसा फिक्स हो गया, यानी कि बैंकों को मालूम है कि 2 साल के लिए हमारे पास टाइम है, तो वो 2 साल या किसी पर्टिकुलर पीरियड तक वो अपना हमारा जो पैसा होता है उसी को घुमा सकते हैं कहीं में। कहाँ पे कैसे घुमा सकते हैं, दूसरी जगह में वो लोन दे सकते हैं, या किसी अपनी सेंट्रल बैंक्स को दे सकते हैं पैसा। तो इस तरीके से हमारा पैसा घुमा सकते हैं। उनको मालूम है जब हम लोग वापस आएंगे तब तक वो पैसा कैसे है अपना रीअरेंज कर लेंगे, तो उस पीरियड के बाद हमें पैसा जो है होगा वो वापस मिल जाएगा। तो ये हमने देखी कि टाइम लाइबिलिटी देखी। अब हम देखते हैं डिमांड लाइबिलिटीज क्या होती है। दोस्तों जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है डिमांड लाइबिलिटी, यानी कि डिमांड में है जो चीज़, इसी में आता है करंट एंड सेविंग अकाउंट। जो हमारा सेविंग, आप जब एटीएम में जाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता होगा करंट एंड सेविंग अकाउंट का। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा पैसा जो होगा वो हाईली लिक्विड होगा। हाईली लिक्विड का मतलब कि इजीली हम लोग पैसा जो है वो अपना वापस ले सकते हैं बैंक से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आप जब हम लोग इजीली ले सकते हैं तो बैंक क्या करेगी, बैंक का इंटरेस्ट जो रेट जो होगा वो कम कम देगी हम लोगों को, ठीक है। तो लोअर और नो इंटरेस्ट पेड, कई बार ये इंटरेस्ट रेट पे नहीं होता है। यहाँ पे इमीडिएट विदड्रॉ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ में ये आती है डिमांड लाइबिलिटी में।
तो इसमें तो टाइम लाइबिलिटी में आता है दो, फिक्स डिपॉजिट या रिएक्टेड डिपॉजिट, डिमांड लाइबिलिटी में आता है करंट एंड सेविंग अकाउंट। तो ये चीज़ें हमने देखी। दोस्तों नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे मनी सप्लाई मेजर एंड मल्टीप्लायर। तो मनी सप्लाई दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है एज़ कम्पेयर टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मनी सप्लाई दोस्तों दो तीन प्रकार की होती है, हालांकि ये M1 M2 M3 ये इस टाइप में डिवाइड होती है, लेकिन हम लोग तीन इंपॉर्टेंट ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे इसमें, क्योंकि यही तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट वन देखते हैं M1, जिसको नैरो मनी भी बोलते हैं। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, ये सारा का सारा फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसको रटना है। तो M1 होता है करेंसी हेड विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। ठीक है, दो जो चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो हेड विद पब्लिक, दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। तो ये चीज़ें किस में आती हैं? M1 में। ये रिप्रेजेंट करता है, ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है। ठीक है, इमीडिएट अवेलेबल फॉर द ट्रांजेक्शन। लिक्विड का मतलब ये हो गया कि इमीडिएटली अवेलेबल होती है ट्रांजेक्शन के लिए। दूसरा हम लोग देखते हैं M3 या ब्रॉड मनी। तो M3 का फॉर्मूला ये होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। ये इसका फॉर्मूला है, आप प्लीज़ याद कर लीजिए। तो ये लेस लिक्विड होती है एज कम्पेयर टू M1, ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। तो लास्ट हम लोग देखेंगे M0, या जिसको रिजर्व मनी भी बोलता है, इसको ये हाई फॉरवर्ड मनी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI इंक्लूडिंग CRR प्लस अदर डिपॉजिट्स। तो ये आप इसका फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। तो ये फॉर्म करता है मॉनेटरी बेस भी। अब देखेंगे मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। दोस्तों मनी मल्टीप्लायर क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? आपका CRR से। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि CRR कभी भी लेस देन 1 नहीं होता। ये चीज़ आप हमेशा नोट करिए। करंट में CRR चल रहा है 3%। ठीक है, तो CRR कभी भी जो होगा आपका लेस देन 1 नहीं होगा। तो ये चीज़ नोट करिए, क्योंकि CRR लेस देन 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो दोस्तों हमने ये देखिए कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो आगे हम देखते हैं लोन मार्केट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो दोस्तों मनी जो होती है, तीन प्रकार की मनी होगी हमारे पास यहाँ पे। तो एक होगी कॉल मनी, दूसरी होगी टर्म मनी, और तीसरी होगी नोटिस मनी। जो कॉल मनी जो होता है वो शॉर्ट बोरोइंग के लिए यूज़ होता है, फॉर एग्जैक्टली 1 डेज के लिए। ठीक है, एक दिन के लिए यूज़ होगा, उसको बोलेंगे कॉल मनी। ठीक है, यूज फॉर इमीडिएट लिक्विड नीड्स के लिए। दूसरा होगा टर्म मनी। टर्म मनी के लिए क्या होगा? जब लोन एक्सीड कर जाए 14 डेज के लिए, बट रिमेनिंग अंडर द 1 ईयर ड्यूरेशन। ठीक है, जब एक साल के कम हो जाए लेकिन 14 साल से इंक्रीज हो जाए लोन, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे टर्म मनी। तीसरा होगा नोटिस मनी। नोटिस मनी होगा शॉर्ट टर्म स्पेंड के लिए, यानी कि 2 से लेकर 14 डेज के लिए। तो हमने देखे लोन मार्केट्स। तो अब देखेंगे कि FRBM एक्ट के द्वारा, यानी कि FRBM एक्ट 2003 एंड मार्केट स्ट्रक्चर। तो दोस्तों मार्केट स्ट्रक्चर की पहले बात कर लें। तो मार्केट जो होता है वो दो प्रकार में डिवाइड है। हमने पहले देखा सेकेंडरी मार्केट की टर्म हमने पहले पढ़ी थी, लेकिन हमने देखा नहीं था उसको डिटेल में, अब देखेंगे। तो मार्केट जो होगा वो दो प्रकार में होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, या दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट को आप ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग कोई भी गाड़ी बाय करने जाएं, तो अगर हम लोग फ्रेश न्यू गाड़ी बाय करने जाएं शोरूम में, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। वहीं पे अगर सेकेंडरी, यानी कि कोई सेकंड हैंड कोई चीज़ खरीदने जाएं, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। तो RBI जो करती है वो प्रोहिबिट करती है डायरेक्ट बाय फ्रॉम से प्राइमरी मार्केट। RBI यहाँ से कभी भी पैसा नहीं लेगी। ठीक है, कभी भी यहाँ पे अपनी जो बाइंग एंड सेलिंग है वो कभी भी प्राइमरी मार्केट से नहीं करेगी। तो क्यों? क्योंकि ये FRBM एक्ट, जो कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में जो बनाया गया था, उसके अंडर ये चीज़ थी कि RBI को जो प्रोहिबिट करती है कहाँ से बाय करने में, अपने प्राइमरी मार्केट में। ये इसी एक्ट के द्वारा RBI बाय नहीं कर सकता, कहाँ से? प्राइमरी मार्केट में। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे नो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होगी, मतलब कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू नहीं होगी, मतलब न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड होगी यहाँ पे।
दूसरी इनिशियल प्राइस जो होगी यहाँ पे डिस्कवर होती है। तो रिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक ऑफ पार्टिसिपेशन, ये हमने पहले ही देखा। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो होगा दोस्तों, जैसे वैसे मैंने बात करी, जहाँ पे सेगमेंट चीज़ें हम खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आरबीआई जो होती है एक्टिवली ऑपरेट करती है यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे आरबीआई जो एफआरबीएम एक्ट है यहाँ पे लागू नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, बाई और सेल कर सकती है यहाँ पे। तो उसको जहाँ पे आरबीआई बाई और सेल कर सकती है उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी मार्केट। तो क्या बाई और सेल कर सकती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड हो सकता है, प्राइस फ्लक्चुएशन पॉसिबल है बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, और आरबीआई का इंटरवेंशन यहाँ पे होता है। अब हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट, दो इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं लेस देन वन, जो कि ये किसके लिए हो, जिसका टाइम पीरियड हो लेस देन 1 ईयर। दूसरा देखेंगे लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट यानी कि जहाँ पे टाइम पीरियड ग्रेटर देन 1 साल के से ज़्यादा हो, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में आ जाता है हमारा ट्रेजरी बिल्स, WMA, जिसको बोलेंगे वेज एंड मीन्स एडवांस। और तीसरा आएगा कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये तीनों चीज़ें किस में आएंगी? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में। वहीं पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होगी, जो कि एक्सटेंड करेगी अपनी मेच्योरिटी, वो किस में आ जाएगी? लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में। तो आज के सेशन में इतना ही देखेंगे। ठीक है।